ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड्स होती है, मेरी तो काफी ट्रेड ब्रेकआउट ही होती है, काफी हद से ज्यादा ट्रेड ब्रेकआउट ही होती है, क्योंकि मैं हमेशा वेट करता हूँ। मैं डायरेक्ट डिमांड जोन में ट्रेड बहुत कम लेता हूँ, डायरेक्ट ट्रेड। ये आजकल बहुत ऐसा ट्रैप के लिए ना डिमांड जोन टूट भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, टूटते हैं डिमांड जोन। अगर छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है तो टूट भी जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम की इतने आसानी से नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में टूट भी जाते हैं डिमांड जोन। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डिमांड जोन पे आए, थोड़ा कंसोलिडेट करे और उसके बाद मैं ब्रेकआउट वाले ट्रेड ले लूँ। तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको 200 ईएमए का थोड़ा समझा देता हूँ, 200 ईएमए में क्या चीजें हैं। देखो 200 जो ईएमए है वो मोस्टली क्या करता है, सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम आता है। और उसमें पता है क्या है, 200 ईएमए में कंसोलिडेशन होता है ना उसके आसपास, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 200 ईएमए हमेशा एक ट्रेंड डिसाइड करता है। या तो 200 ईएमए से चीजें वापस ऊपर की तरफ चली जाती है आने के बाद, और या फिर वापस नीचे की ओर चली जाती है। तो 200 ईएमए ये जरूर डिसाइड करता है। जैसे कि अपन एचडीएफसी बैंक देखते हैं, ठीक है, सबको मैं हटा देता हूँ। अब एचडीएफसी बैंक में सिंपल सी चीज है, अपन को पता है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया का मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, ये सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एचडीएफसी अब मार्केट में अगर क्रैश आया, मान लो कि निफ्टी में क्रैश आ जाता है, 25-30% का क्रैश आ जाएगा, एचडीएफसी बैंक में कितना आएगा, 15%, 20%, चलो कहाँ जाएगा, 25% आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। जैसे अभी सबसे गंदा जो क्रैश अपन को पूरे चार्ट में एक ही हैंडल दिख रही है, कोरोना की, उसमें भी एचडीएफसी बैंक में कितना क्रैश आया, 43% का क्रैश आया, ठीक है। एक ही केस है, बाकी आपको कहीं पे भी कुछ नहीं दिख रहा होगा ऐसा, आराम से छोटे छोटे रिट्रेसमेंट या फिर छोटे छोटे मूवमेंट दिख रहे होंगे। पर अब क्या होता है कि मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब मुझे एक चीज बताना कि वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एचडीएफसी बैंक अपने 200 ईएमए के, वीकली के 200 ईएमए के आसपास, नॉट एक प्रॉपर सपोर्ट, आसपास आया और वहां से ऊपर नहीं गया। तो पहला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पहला पॉइंट, वहां से ऊपर गया। दूसरा पॉइंट ये वाला 2004 में, वहां से वापस ऊपर चला गया, फिर ट्रेंड ऊपर से वापस कंटिन्यू हो गया। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा है, ऑब्वियसली 2008 वाला। दो ही क्रैशेस मेन थे, एक 2008 का फाइनेंशियल क्रैश और एक अभी का जो क्रैश आया था कोरोना का, ये दो क्रैशेस ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसमें भी आया, ठीक है, और इसके आसपास ही रहा है, समझ लो इसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन करने के बाद ही वापस ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे फिर ये अपना ट्रेंड डिसाइड करता है, उससे वापस ऊपर चला गया, फिर ये वापस आया है यहाँ पे, फिर ऊपर चला गया, फिर ये काफी टाइम तक आया ही नहीं था, काफी टाइम तक नहीं आया था। अब देखो इतने टाइम ना आने के बाद जितना दूर है उतना तेजी से पास आती है चीजें, इतने टाइम तक नहीं आया था और उसके बाद ये काफी अच्छा क्रैश वापस आ गया। और उसके बाद भी अपने 200 ईएमए से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह पाती है सब चीजें, उसके आसपास कंसोलिडेट करती है, और करते करते अभी ये वापस आया यहाँ पर, इस साइड ये वापस आया, फिर वापस ऊपर चला गया। अब सोचो, अब ये वापस आ रहा है एचडीएफसी बैंक इसके नीचे। अब मतलब मैंने आपको कम से कम 10 बार बता दिया होगा ये चीज कि एचडीएफसी बैंक 8 से 10 बार पूरी हिस्ट्री में कैसे कैसे अपने 200 ईएमए के आसपास आया है और कैसे कैसे वापस ऊपर चला गया। अब एक बात बताओ मेरे को, अब क्या ऐसा हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक इस 200 ईएमए को रिस्पेक्ट ना करे, जवाब दो। बिल्कुल अपन बिल्कुल तो अपने एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, जैसा लगता है क्या हो सकता है, ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट कर लेगा, उसके बाद फिर ऊपर चला जाएगा। पर ये हाइट तोड़ेगा, डेफिनेटली तोड़ेगा, 100% तोड़ेगा, डेफिनेट तोड़ेगा ही ना। अब अपने 200 ईएमए के पास, और ये सोचो, अब ये जो चीज है ना 200 ईएमए के आसपास, एचडीएफसी बैंक इतनी आसानी से बार बार मिलता नहीं है 200 ईएमए के आसपास, जितना पिछले सालों में मिला है। कितने कितने टाइम फ्रेम के बाद बाद मिला है ये, कितने टाइम फ्रेम के बाद। यहाँ पे अपन को 2020 से लेके 2023, 3 साल में ही एचडीएफसी बैंक तीसरी बार अपन को 200 ईएमए के आसपास मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 200 ईएमए के आसपास ही कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसी के आसपास। क्योंकि अभी तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर चला गया है, बट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी जब ये यहाँ पे आया था, तो ये चीजें अभी, कि ये पहले की चीजें है ना, तो ये अपन को ऐसा लगता है कि ये आसपास है, और ये अपन ने देखी नहीं वो पिक्चर, तो ये आसपास है, उसके बाद उठ गया, अपन को ऐसा लगता है। पर अपन ने ये जो पिक्चर है ना इतने टाइम से एचडीएफसी बैंक जो यहाँ पे अभी अपन मार्केट में आए हुए हैं, तो ऐसा लगता है अरे यार, क्योंकि ये तो बहुत ऊपर गया है, उसके बाद वापस नीचे आ रहा है,
अब ये जो HDFC बैंक है, ये एक यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब अपन के एक्सपीरियंस के हिसाब से अपन को पता है कि जितनी बार HDFC बैंक 200 EMA की वीकली पे आया है, उतनी बार वो वहां से इन्वेस्टमेंट के लिए टर्न खाया है, इन्वेस्टमेंट किया अपन ने और उस पर वापस टर्न हुआ है, और वो ऑल टाइम हाई वापस गया है। तो अपन यहाँ पे HDFC बैंक में अगर ये जो 200 EMA के आसपास आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो नहीं नहीं करके अपन को पता है ऑल टाइम हाई के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। 23% की ग्रोथ तो अपन को आराम से दिखती है, भले वो डिपेंड करता है टाइम कितना ले, 23% की ग्रोथ तो आराम से निकलती है। अब जब अपन को पता है कि 23%, अब 23% अपन को कैसे मिल रहे हैं, ये मतलब बिल्कुल फ्री के 23% है। समझ रहे हो आप लोग कि मतलब अपन को कुछ भी करना है इसमें, अपन को पता है कि जाएगा, क्योंकि यही बोलती है। तो अपन को पता है ये जाएगा कि 23-24% अपन को ऐसे ही मिल रहा है। हो सकता है ये थोड़ा और नीचे चला जाए तो अपन यहाँ के आसपास जो वीकली का डिमांड जोन है, हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, उसके बाद फिर ये, पर ये आस पास ही रहेगा, ज्यादा ज्यादा दूर नहीं जाती है चीजें, आस पास ही रहेगा, और उसके बाद फिर काफी अच्छा ब्रेकआउट देगा। हो सकता है फिर 2000 का लेवल भी टच कर दे। ये याद रखना कि अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले पहले हो सकता है मार्केट काफी अच्छा खासा ऊपर चला जाए, और इलेक्शन के बाद मार्केट वापस क्रैश करते। हो सकता है HDFC बैंक को इलेक्शन से पहले पहले ऊपर पहुंचा सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकता है। तो ये HDFC बैंक था। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस में भी सेम स्थिति है। कितनी बार ऐसा हुआ है, 200 EM पे आया ऊपर चला गया, 200 EM पे आया ऊपर। हिमांशु, हाँ, लेकिन HDFC बैंक में कोई बाइंग का जोन नहीं है, मतलब कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं नहीं है है जिसमें बाय कर HDFC सकते हैं। बैंक। देखो मैं बताता हूँ ना आपको, HDFC बैंक में ये मंथली का डिमांड जोन है, ये रहा मंथली का वो डिमांड, कैंडल है क्या, एक्साइटिंग कैंडल है क्या वहाँ है ना, देखो ना, 2 कैंडल मंथली पे दिख तो रही है अपन को, और फिर अपन रेहान जी, मतलब मैं भी मतलब थोड़ा आवाज पर्सनल कट रही है। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो एमा है, मतलब अभी तक जब तक, हेलो हेलो, बोलिए। पे? आवाज फट रही है आपकी शशांक जी। हाँ हाँ, अभी आ रही है क्लियर? हाँ, अभी आई। ओके ओके। हाँ मतलब ये जो 200 एमा है ना, ये मतलब अभी तक मैंने जब से ये नहीं सीखा था ना, डिमांड जोन सप्लाई जोन ये वाली थ्योरी, तो मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है ये 200 एमा। मैं तो आज तक जितना प्रॉफिट कमाया सारा इसी से कमाया, देखा ही नहीं कभी। अच्छा। बहुत ज्यादा पावरफुल है मतलब, ओके। और बड़े टाइम फ्रेम में तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है। बड़े ओ, स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स 200 EMA पे अगर आपको मिल रहे हैं, तो वो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, आपको दूसरे थॉट्स ही नहीं आने चाहिए कभी भी। ऐसा नहीं कि डॉट 200 EMA सपोर्ट लेके भाग जाएगा, बट 200 EMA के आसपास के एरिया से सपोर्ट लेके भाग जाएगा वो। ठीक है, अब अपन को पता है यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन है अच्छा सा, जब अपन को ये पता है कि वीकली का डिमांड जोन यहाँ पर भी है, तो ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ पे आएगा, घटिया से घटिया केसेस में वो यहाँ पे आ जाएगा। पर मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर HDFC बैंक अगर इन एरियाज में मिलता रहे आपको, वो पकड़ते रहो, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे आपको 2000 भी दिखाएगा। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन, आज तक HDFC बैंक स्प्लिट भी हुआ होगा, बोनस भी दिया होगा HDFC बैंक ने, और डिविडेंड भी दिया होगा, और रिटर्न तो दे ही रहा है। ठीक है, अब सिर्फ इतना सोचो कि अपन HDF, मतलब ये मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि देखो अभी तक मैंने 1 रुपया भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है। अब मेरी एज क्या है, मेरी एज 24 होने वाली है अभी। ठीक है, मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये लोग आपको भी काम है, क्योंकि आप भी आसपास के एज ग्रुप वाले ही हो। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब जब अपन 50 साल के हो जाएंगे, ठीक है, जब मैं 50 का हो जाऊंगा, तो आप भी 50, 51, 52 जितने के भी हो जाओगे आप लोग। ठीक है, अब आप सोच रहे हो आज निफ्टी 20,000 के आसपास है, आज से 25 साल बाद आप क्या एक्सपेक्ट करो, निफ्टी कहाँ पे होगा? 2 गुना 3 गुना तो होगा ही, 3 गुना तो हो ही जाएगा। आराम से हो सकता है 3 गुना आराम, मतलब आज से 25 साल बाद निफ्टी आराम से अपन को 60,000 दिख सकता है, मिनिमम 50-60 हजार तो आराम से दिखेगा। ठीक है, जब निफ्टी हम्म 50-60 हजार रुपये हो जाएगा ना, तो HDFC बैंक तो बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला, क्योंकि लेके जाने वाला ही वही है, ये रिलायंस ये सब लेके जाने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अपन को, तो अपन को बड़ी कंपनीज में करना है, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में करना है। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, फिर रिलायंस हो गया, या और भी TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनको इकट्ठा करते जाओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने वीकली के 200 EMA पे, क्योंकि एक्सपीरियंस यही बोलता है
चार्ट यही बोलता है कि जितनी बार भी आया उतनी बार इसने एक बहुत बड़ा हाई दिया है, उतनी बार। अब जस्ट इमेजिन करो कि आज से 10-15 साल पहले से अपने पापा लोग को 200 ईएमआई के बारे में पता होता, और ये जो चीज मुझे पता है आज, ठीक है, वो चीज वो यूज कर रहे होते। तो हर 200 ईएमआई पे अगर एचडीएफसी बैंक को ऐड किया जाता ना, अच्छा खासा लमसम, वो बहुत अच्छा रिटर्न देता, लिटरली काफी अच्छा रिटर्न देता। तो वही चीज अपन को अब करनी है। अब जैसे एक ये एग्जांपल होगा एचडीएफसी बैंक का, चार्ट आपको समझ आ रहा है एचडीएफसी बैंक का आप लोगों को? हाँ। तो अब मैं ये सेम टू सेम चीज कोटक बैंक में दिखाता हूँ। ये 200 EMI जब इतना इजी है, जब इतना समझने को इजी है, तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ट्रैप क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखो क्या होता है ना, इंस्टीट्यूशन ट्रैप कैसे नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशन ट्रैप करते हैं, ये सिर्फ अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे अब मान लो 200 ईएमआई, तो देखो यहाँ पे था, यहाँ पे जब कोरोना में था तो ये 1198 पे था, पर ये यहाँ तक आ गया ना, बॉटम तक 1002 तक, 15-20% तो फिर भी सेलिंग आई, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करके इसका मतलब ये नहीं कि अपन को यहाँ पर ऐड नहीं करना है, बॉटम पे अपन को ऐड करना ही है, समझ रहे हो, यहाँ तक लोग निकल जाते हैं। और लोग अभी ये 200 ईएमआई के बारे में अपन को पता है, हो सकता है 1,00,000-2,00,000 लोगों को और पता होगा, समझ कि 200 ईएमआई नाम की कोई चीज होती है, बट इतना दिमाग। देखो सबसे पहली बात है ना, इन्वेस्टमेंट सब नहीं करते हैं, सबसे पहली बात। इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में वो लोग कर रहे हैं जो अच्छे खासे मतलब 25 साल से ऊपर के हैं, जिनको जो एक जैस जिनकी सैलरी आती है या जिनका बिजनेस है, ठीक है, जिनकी सैलरी आती है और जिनका बिजनेस है, वो चार्ट नहीं देखते, उनको 200 ईएमआई के बारे में नहीं पता है, सबसे पहली बात, ठीक है। के बारे में किसको पता है? मुझे पता है, आप लोगों को पता है, और किसको पता है? जो मार्केट में जो यूट्यूब से सीख लेते हैं या फिर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मैं मानता हूँ कि 10-15 हज़ार, 20,000, 25,000 लोग ऐसे भी होंगे जो मार्केट में टाइम पास कर रहे हैं इंडिया में। 50,000 लोग होंगे मान लो जिनको पता होगा। अब आप बताओ कि वो इतने फ्री लोग हैं, उनको पता भी है, उनका पैसा भी है इतना कि वो हर बार इन्वेस्ट कर रहे हैं 200 ईएमए पे, लगातार इतने सालों के इन्वेस्ट करेंगे? वो नहीं करेंगे, वो ट्रेडिंग से छापना है पैसा। अभी अपन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अपन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में ये सब जो चीजें इजी होती है ना, बहुत इजी सी चीजें लगती है कि अरे इतना यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, इतने पेशेंस नहीं होते हैं लोगों में इतने। ये तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ इधर आने के बाद ये यहाँ तक जो पहुंचा है ना, वो कितने संघर्ष लेके पहुंचा है एचडीएफसी बैंक, ये यहाँ तक। मतलब इसने 51% जो रिटर्न दिए थे, वो दिए थे 175 डेज में, सही है। और इसने फिर 105% रिटर्न दिए उसने 350 दिन में दिए, मतलब एक साल में अगर एचडीएफसी बैंक 100 गुना हो रहा है, सॉरी 100% दे रहा है, तो अच्छी बात है। बट इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत संघर्ष लगे थे, जितने संघर्ष को यहाँ से यहाँ जाने में नहीं लगे, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें दिखने में इजी लगती है कि 200 ईएमआई में आया और डाल के और छोड़ दिया, पर जो बीच का 7-8 महीना जो पैसा अटका हुआ रहता है ना, वो वही अटका सकता है जिसके पास पैसा ऑलरेडी है। ये हमेशा याद रखना, मार्केट में पैसा सिर्फ वही कमाता है जिसके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, जिसको पैसे की टेंशन नहीं है। इन्वेस्ट भी वही कर सकता है, ट्रेडिंग भी वही कर सकता है। अगर आप अर्ली स्टेज में थोड़ा सा ऐसा रखो कि ये मुझे तो मार्केट से पैसा कमाना है, मेरी इनकम सोर्स ही वही है, मैं तो इसी से करके खर्चा चलाऊंगा घर का, मैं इसी से अपनी नीड्स वांट्स पूरी करूंगा, नहीं कमा पाऊँ, कभी भी नहीं कमा सकता कोई इंसान। और लोग वही सोच रखते हैं मार्केट में हमेशा, तो वो सोच नहीं रखनी है अपन को, अपना अपना काम करते रहना है, पर साइड बाय साइड ही अपन को चीजें करता रहना है, ठीक है। वो चीज है। ये मैं 200 इन्वेस्टिंग के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग के लिए भी वो भी मैं समझा दूंगा, पर अभी मैं पहले इन्वेस्टिंग के लिए समझा रहा हूँ। तो जैसे अभी कोटक ठीक। महिंद्रा बैंक है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का भी अगर आप चार्ट देखोगे, यहाँ पे आया, फिर इसके आसपास आया, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक भी कहीं ना कहीं 200 ईएमए के आसपास आते आते वो वापस ऊपर चला जाता है। अभी सोचो, कोटक महिंद्रा बैंक एक ही रेंज में, टाइट टाइट रेंज में 200 ईएमए के आसपास घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, मतलब बंद ही नहीं हो रहा है। इतना टाइट, इतना ज्यादा कंसोलिडेशन, मतलब कब से लेकर 2020 से लेकर अभी तक कोटक बैंक में कंसोलिडेशन ही चल रहा है। जिस दिन इसने ब्रेकआउट किया उस दिन काफी अच्छा ब्रेकआउट होगा। अब क्या लगता है आप लोगों को, कोटक बैंक क्या यहाँ तक आ जाएगा वापस 977 तक आ जाएगा? मुझे इतना इतना गंदा तो नहीं है ये बैंक। हो सकता है, जैसा पता है क्या हो सकता है, जैसा था ये हो सकता है कोटक बैंक यहाँ तक आ जाए 8-9%। ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ तक एक बार के लिए आ जाए कोटक बैंक। यहाँ पे एक डिमांड जोन है कोटक बैंक में, एक टाइट रेंज में घूम रही है यहाँ पे, इसके आसपास एक डिमांड जोन है। और भी वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि 1451 तक आ जाए, मतलब 15-20% ज्यादा ये नहीं गिर सकता। और ये 15-20% गिर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
बट कुछ क्वांटिटीज अपन को इन्वेस्ट करनी चाहिए यहाँ पे। अब जब अपन को पता है कि इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है अपन को, और अपन को पता है कि बार बार यहाँ से ऊपर जाता है और इतना बड़ा प्राइस कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट भी हो रहे हैं, ये भी दिख रहा है अपन को, डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है, ये मंथली का ये वीकली का डिमांड है, ये भी दिख रहा है अपन को। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, जैसे ही ये थोड़ा सप्लाई हो ना, ये क्रॉस होते ही 1778 क्रॉस होते ही मैं कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट चालू कर दूंगा, और फिर मैं नहीं रुकूंगा। फिर इसका टारगेट, सप्लाई जोन खत्म होने के बाद। हाँ, ये सप्लाई जोन खत्म होने के बाद, क्योंकि ये एक क्योंकि ऐसा भी नहीं ना कि मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सकता है सप्लाई जोन से ये यहाँ तक आ जाए या फिर यहाँ तक आ जाए यहाँ पे, तो मैं इसका वेट करूंगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज कर दे इस चीज को। यहाँ पे क्लोज करने के बाद कुछ भी नहीं है रोकने को, एक टॉप पे सप्लाई जोन है, फिर क्या करेगा ये मैं आपको वो बता देता हूँ। एक सप्लाई जोन तो ऊपर भी है ना, यहाँ ये पे वाला यहाँ हिमांशु पे एक बता सप्लाई रहा है। जोन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, बट इसको अपन, क्योंकि अपन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, और क्योंकि ये वीकली ईएमआई चल रही है चीज, तो इतनी जल्दी मैं बुक नहीं करने वाला, इतनी जल्दी मैं बिल्कुल बुक नहीं करूंगा। क्योंकि देखो क्या होता है, अभी जो सबसे बेस्ट सप्लाई जोन है ना ओरिजिन का, वो है यहाँ पे, हाँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो मेरे को कम से कम 15-20% तो रिटर्न चाहिए ही अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ बेच दूँ 9% के लिए, मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूँ जब मुझे पता है कि वीकली 200 ईएमए से प्राइस ऑल टाइम हाई तक भी जाती है, ठीक है। मैं वहां पेशेंस दिखाऊंगा, मैं इतनी जल्दी बुक नहीं करूंगा उस 9% को। तो अब क्या होगा इसमें, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये यहाँ से ऊपर जाना होगा तो इसमें क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, 20 का सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आ सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा और नीचे आ जाएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा फिर यहाँ तक जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, और ये जो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, यहाँ से फिर वापस थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा, और फिर ये वापस ऊपर जाएगा। ये चार्ट तो सीख के रख लो, ऐसा ही होगा इसमें। आने ये वाले, में 20 का सपोर्ट अच्छा रहता है कि ये में 200 का? देखो ईएमआई 20 का भी अच्छा रहता है, ईएमआई 200 का भी अच्छा, दोनों का सपोर्ट अच्छा रहता है। बट 200 जो ईएमआई है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली क्या करता है कि एक अच्छा खासा जो प्राइस फॉल हो जाती है। देखो 200 ईएमआई अभी वीकली पे भी है, 200 ईएमआई डेली पे भी है, और 200 ईएमआई हर टाइम फ्रेम पे है। तो ऊपर से ज्यादा, ऊपर से प्राइस नीचे आती है ना, तो अपन को 200 ईएमआई को ज्यादा महत्व देना चाहिए, अच्छा। क्योंकि वो ट्रेंड डिसाइड करेगा फिर कि अब यहाँ से ये वापस रोटेट होगा, और फिर वहां पे कंसोलिडेट डिसाइड करेगा वहां पे वो। राइट। 200 ईएमआई देखने का कौन सा चार्ट पे? सारे टाइम फ्रेम पे देखना है अपन को 200 ईएमआई, सारे टाइम फ्रेम पे। बट मोस्टली अगर आपको, देखो अगर आप वीकली पे देख रहे हो तो आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो। अगर आप मंथली पे, मंथली में चलो इतने इतने ऐसे ये ऐसे स्टॉक्स ही ऐसे है कि मंथली पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, कम छोड़ो देखने को ही नहीं मिलेगा मंथली पे, तो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना हुआ है कि मतलब मार्केट को बहुत गिरना पड़ेगा अगर इसको मंथली पे दिखाना है तो। कोटक बैंक को 45% क्रैश होना पड़ेगा, 45% कोटक बैंक खाली हो गया, सारे 40-40% खाली हो जाएंगे। तो इतना तो होगा ही नहीं, मतलब बहुत बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है, कोरोना से भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाए तो एक अलग बात हो जाती है। तो उतने पे अपन को जाना ही नहीं है। जैसे अब आईसीआईसीआई बैंक दिखाता हूँ मैं आपको, कोई भी आप कोई भी स्टॉक दिख लो, एक्सिस बैंक हो गया वगैरह वगैरह, सारे स्टॉक जो है ना वो अपने ऐसे ही वीकली 200 ईएमए को रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखो इस टाइम, ये देखो काफी नीचे आ गया था, ये वर्स्ट केस सिनेरियो कि अपने 200 ईएमए से इतना नीचे आ गया स्टॉक। कोरोना इज द वर्स्ट केस सिनेरियो कि 200 ईएमए से इतना नीचे आ गया, क्योंकि इसका मंथली का डिमांड जोन बहुत नीचे था, काफी नीचे था, एक डिमांड जोन नहीं था रिस्पेक्ट करने के लिए। अब ऑब्वियसली देखो इतनी सेलिंग है, तो आप ये भी देखो कि सेक्टर सपोर्ट कहाँ पे है, और एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक बैंक, उनके डिमांड जोन इसके 200 ईएमए पे ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो एक्सिस बैंक बहुत नीचे गिर गया था, यही एक सबसे गंदा स्ट्रक्चर है एक्सिस बैंक का, जो 200 ईएमए को रिस्पेक्ट नहीं किया है। बाकी अगर आप देखोगे तो हर बार नॉर्मल सेलिंग में हर बार रिस्पेक्ट कर रहा है 200 ईएमए को, आसपास आसपास से घूमता जा रहा है। एक बार ये एक सिनेरियो जहाँ पे वो 200 ईएमए को रिस्पेक्ट नहीं किया है। पर ये सिनेरियो बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं, मतलब बहुत कम चार्ट दिखेंगे। बड़े स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो अच्छे खासे स्टॉक्स है, जिनकी वजह से मार्केट मूवर्स जो होता है ना, वो वाले स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब जब वापस ये 200 ईएमए तक आ जाएगा, तो अपन को जब ये अगर मान लो एक्सिस बैंक यहाँ तक आ जाए, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन भी तो होगा अच्छा खासा, तो वो अपन को एक्स्ट्रा सपोर्ट ही देगा हमेशा। एक्सिस बैंक हो गया, या फिर रिलायंस में मैंने आपको एक बताया था, रिलायंस में आपको एक, आपने कोटक बैंक का देखा कंसोलिडेशन। हिमांशु एक बार विप्रो। हाँ मैं खोलता हूँ विप्रो, एक बार पहले रिलायंस देख लो। देखो रिलायंस का जो कंसोलिडेशन था,
मतलब रिलायंस का कंसोलिडेशन 2009 से लेके 2017 तक, मतलब कितने साल हो गए, 8 साल से रिलायंस कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, 8 साल से, 8 साल से रिलायंस कंसोलिडेशन चला इतना लंबा। उसके बाद रिलायंस में कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है, कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अब सेम टू सेम ये चार्ट अगर आपको दिख गया, अब सेम टू सेम एक कोटक बैंक का चार्ट देखो, वीकली पे। आपको नहीं लगता एकदम सेम ही चीजें हो रही है दोनों में? हम्म, रिलायंस में कितना बड़ा कंसोलिडेशन था, एक मूव आने के बाद बड़ा कंसोलिडेशन आ गया। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है, एक मूव आने के बाद काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया। इसलिए कोटक बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि जितना नीचे आपको मिलता रहे कोटक बैंक में इन्वेस्ट करते रहो, एट द एंड वो ऊपर ही जाएगा। एक सेकेंड ना। तो ये कोटक बैंक का था। अब कोई कोई स्टॉक बोला था, विप्रो किसने बोला था? हेलो। हाँ एक शशांक बार बता था। विप्रो भी देखते। हाँ हिमांशु, विप्रो। विप्रो भी 200 EMA के आसपास ही है। क्या डाउट था इसमें वैसे? ना ना, मतलब इसमें क्या है ना, ये मतलब ऐसे तो बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन 720 से बिल्कुल आधा ही हो चुका है। तो लाइक बिल्कुल। इसको तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए बाय तो विप्रो करके देखो, ऐसा। विप्रो ये एक तो डिमांड जोन है ना, यहाँ पे एक डिमांड जोन है विप्रो में, इस डिमांड जोन से चल रहा है। क्वार्टरली पे भी। बिल्कुल, क्वार्टरली पे तो इसने तोड़ दिया है डिमांड जोन। पर अगर अपन थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पर, मंथली पे हुआ शायद। हाँ मंथली पे ही है इसका डिमांड जोन। ये जो डिमांड जोन है ना, विप्रो यहाँ से चल रहा है, विप्रो इस डिमांड से चल रहा है। अब देखो पहली बार ये विप्रो है ना इस 20 EM को टच किया था मंथली पे, तो वापस वहां से वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, अब विप्रो में अपन को क्या करना हम्म, है, देखो एक तो विप्रो में ये पॉइंट है 200 EMA का, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा भले यहाँ का वेट कर लो 369 के आसपास का, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में विप्रो यहाँ तक आ जाए, वर्स्ट केस विप्रो यहाँ तक आ जाए 318 तक। क्योंकि देखो 200 EMA के आसपास का एरिया चाहिए ना अपन को बड़े स्टॉक्स में, हो सकता है यहाँ तक इतना टूट जाए। हम्म, ठीक है, तो यहाँ तक का वेट कर लो या तो, और यहाँ पे अगर हल्की सी बुलिशनेस दिखे ना तो यहाँ पे एंटर कर लेना इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर ये धीरे 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 करते करते, अब देखो इतना आसानी से ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी वाली सेलिंग से नीचे आया है। तो ये पता क्या करेगा, अगर हम्म, यहीं से ये टर्न लेता है तो ये वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस इसका सपोर्ट लेगा, फिर इसमें एक ब्रेकआउट आएगा, फिर यहाँ पे एक मंथली सप्लाई जोन दिख रहा है आपको, फिर वापस ये वहां से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये जो मंथली सप्लाई जोन दिख रहा है फिर वापस नीचे आएगा, वीकली सप्लाई जोन सॉरी, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे तो बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, काफी ऊपर का सप्लाई जोन है ये टॉप का, फिर काफी अच्छा नीचे गिरेगा, करते 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 यहाँ तक पहुंचेगा ये। टाइम लगेगा, टाइम लगाती है चीजें। ये बड़े स्टॉक से, बड़े स्टॉक इतने अच्छे से ऐसे धम धम करके मूव नहीं करते हैं अच्छे से, ये बहुत वैसा स्टॉक है, टाइम लगेगा पर चीजें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है हम्म, ये में। डेली पे भी इसको ट्रेडिंग के लिए भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं अपन लोग, ट्रेडिंग में भी अगर अपन देखें तो इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मैंने क्या बोला था कि जो 200 EM है ना वो हमेशा ट्रेंड डिसाइड करता है। ठीक है, अपन को तो सिर्फ इतना देखना है, एक सेकंड ना, अपन को सिर्फ इतना देखना है कि कब, जब एक ट्रेंड बनता है, ठीक है, जैसे एक डाउन ट्रेंड ये दिखता है अपन को, डाउन ट्रेंड है, मतलब निफ्टी यहाँ से फ्रॉम 30 नवंबर 2022 से लेके निफ्टी यहाँ तक डाउन टू। 20 मार्च तक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, 20 मार्च तक डाउन ट्रेंड में था और ये 10-11% निफ्टी गिर गया था, 11% निफ्टी गिरा। तो अब अपन को क्या लगता है कि निफ्टी में कब कब अपन को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा? आप यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, या फिर चलो फ्यूचर भी शॉर्ट नहीं कर सकते हो तो स्टॉक्स में तो एंट्री लोगे, स्टॉक में अगर सप्लाई जोन मिलेगा तो अपन को पता चलेगा कि हम निफ्टी भी गिरने वाला है तो अपन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ले। ठीक है, तो कब कब शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते थे आप? अपन को ये दिख रहा है, देखो सप्लाई जोन तो आपको देखना ही है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे अपना जो 200 EMA से वहां पे एक ट्रेंड डिसाइड हो रहा है। जब 200 EMA इस 200 EMA टूटा,
फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई जोन था, ये वाला सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस और रैली, ड्रॉप बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन, वहां से ये कंसोलिडेट करके वापस नीचे आया, नीचे आया, उसके बाद वापस 200 ईएमए के सप्लाई जोन, 200 ईएमए तक गया वापस, ये 75 मिनट के, फिर वहां पे ये वाला सप्लाई जोन था, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी सप्लाई जोन है और यहाँ पे भी सप्लाई जोन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम्म, ये सप्लाई जोन काफी अच्छा सप्लाई जोन है, इसको टच किया, फिर वापस ये यहाँ से गिरा, फिर अपने 200 ईएमए से बहुत दूर चला गया है, फिर वापस वहां पे आया उसके आसपास, क्योंकि अभी देखो 200 में से ऊपर चला गया है हल्का सा, पर यहाँ पे एक अच्छा सप्लाई जोन है, फिर वापस ये गिरा, फिर वापस ये यहाँ तक आया, फिर वापस गिरा, करते करते फिर यहाँ पे आया। अब इसको अपने वीकली टाइम फ्रेम के और डेली टाइम फ्रेम के ओरिजिन के डिमांड जोन का सपोर्ट मिल चुका है, तो अब इसने इसको रेस्पेक्ट अच्छे से किया नहीं, और इसने अब ऊपर की तरफ चलाई है। ऊपर की तरफ चलने के बाद ये 125 मिनट पे दिखाता हूँ आपको, 125 मिनट पे यहाँ पे वापस एक कंसोलिडेट हुआ, अब ये नीचे की तरफ, अब इस 200 में सपोर्ट दे रहा है, तो उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर जमा हो गए, और फिर ये ऊपर की तरफ वापस गया, और फिर बाइंग रेंज में तो ये इसके पास आया ही 125 मिनट के आसपास तो आया नहीं, 75 मिनट के बाद आसपास दो तीन बार आ चुका होगा। ऐसे ही जब जब अपन को यहाँ अब अपन को पता है कि ये जो चीज है, जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है ना उस तरफ डायरेक्शन में ट्रेड लो, 200 ईएमए वाली, जिस तरफ आपका ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है आप डाउन ट्रेंड में हो तो उसी साइड लो, डॉट वहां से नहीं होगा रिवर्स, पर उसके आसपास के एरिया से, उसके आसपास के एरिया से वो रिवर्सल आएगा ही आएगा, रिवर्सल कोई भी डायरेक्शन, समझ रहे हो ये चीज को, 200 ईएमए को समझे आप लोग। 20 ईएमए तो अपन क्या करते हैं कि डॉट क्या प्राइस लेता है, 200 ईएमए आसपास से सपोर्ट लेना है अपन को, और कंसोलिडेट का वेट कर रहा है कंसोलिडेशन होने का, ये चीज। कोई डाउट ओके, है आप लोगों को? हाँ अभी क्लियर है। सलमा, Yes, it's clear, ये हम Himanshu. Yeah, it is. तो यही टॉपिक था आज की क्लास का, तो 200 ईएमए समझा दिया, ब्रेकआउट समझा दिया आप लोगों को, थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बता दिया, बस यही है कि क्लास खत्म होने से पहले यही बोलूंगा कि ट्रेडिंग की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, आराम आराम से ट्रेड करो, ज्यादा मतलब उसमें मत रहो कि अपन को एक ही महीने में या 2-4 महीने में पैसा कमाना है, अपन बहुत अपन सब यंग हैं, तो कोई बड़े नहीं हुए हैं, अपन धीरे धीरे पैसा बनाना है अपन को। अगर महीने का लिटरली अगर मैं आपको बताऊं, अगर सिर्फ महीने का आप सिर्फ 5% भी बनाते हो, ठीक है, मिनिमम साइड है, देखो अपन जब ट्रेडिंग जर्नी में उतरते हैं तो अपन सोचते हैं अपन महीने का 15-20% बनाए, वो भी बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर अपन ऑन एन एवरेज हर मार्केट में ऑन एन एवरेज 4 से 5% बनाए, तो 5% को भी अगर आप पूरे साल तक कंसिस्टेंटली बना रहे हो हर महीने, तो भी वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है 60%, अगर कंपाउंडिंग से बना रहे हो तो 80% तक पहुंच जाएगा, 80% के आसपास तक। और साल में अगर आप अपना कैपिटल 70 से 80%, चलो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, अगर आप साल में अपना कैपिटल 50% भी करते हो ना, तो उससे मतलब इतना रिटर्न तो कोई भी नहीं देता है, समझ रहे हो आप, ना कोई बिजनेस देता है, कुछ भी नहीं देता 50% 60% रिटर्न। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, पूरे पूरे साल में कैपिटल डबल भी होती है, हो जाती है। इट्स जस्ट दैट अपन को बहुत स्मूथली चलना है, इजी चीजों को इजी चीजों से ही लेना है, एंट्री को हर मार्केट में थोड़ा सा क्लियर व्यू रखना हमेशा, कि कहाँ से क्या एंट्री ले रहे हैं, कम एंट्री लेनी है, हर महीने एक टारगेट रखो। जैसे मेरा जो टारगेट होता है वो मोस्टली 8%, 7-8% का टारगेट होता है, कि मैं 8% तक जाता हूँ ना अगर, उसके ऊपर थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, बहुत कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, 8% के बाद मैं अपना 0.5 पर ले जाता हूँ, 0.5% ले जाता हूँ, 8% अचीव कर लिया, 0.5 पे लेके जाता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे फिर वो भले 8 का 12 हो जाए, 13 हो जाए, धीरे धीरे बढ़ता है फिर वो। मुझे ऐसा नहीं करना है कि एक ही महीने मुझे 50% निकालना है, एक ही महीने में मुझे 20% निकालना है, मेरा वो रहता ही नहीं है। मुझे पूरी जिंदगी कमाना है, बट कंसिस्टेंटली अच्छा कमाना है। लोग एग्रेसिव रहते हैं, एक महीना 15% कमाते हैं तो दूसरा महीना 10% लूज भी कर लेते हैं, तो फिर वो 5% जब अपन को अब मिला, भले 2 महीने 5 मतलब 10% मिला पर 2 महीने में, ठीक है, तो पर वो 20% कमा के फिर 15% लूज करके 10% लूज करके, उसमें मेंटल में कितना स्ट्रेस आता होगा माइंड में, वो क्यों करना है? तो धीरे 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 एंट्री लेते लेते वो कमाओ 5-6%, ज्यादा सही रहता है। तो ये साइकोलॉजी हमेशा हमेशा याद रखना, और बाकी साइकोलॉजी पे चीजें मैं बोलता रहूंगा, हमेशा चीजें बताता रहूंगा, जो जो चीजें मैं नहीं सीखता रहूंगा, तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। ऑब्वियसली तो ऑप्शंस की क्लास बाकी तो वो मेन साइकोलॉजी तो वहां पे आती है, इक्विटी तो चलो फिर भी सीख जाओगे धीरे धीरे, ऑप्शंस में। दीक्षा, हिमांशु, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, यही था क्या? हाँ ट्रेंड लाइन तो मैंने पैटर्न के हिसाब से बताया ना, पैटर्न वाली चीजें,
अच्छा कोई चीजें हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कुछ भी नहीं है। ट्रेंड लाइन के ऊपर जब ब्रेकआउट होती है तो मैंने आपको ये बोला कि रीटेस्ट का वेट कर रहा है, हमेशा हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट का वेट करो, उसके बाद वो डिमांड जोन पे रिस्पेक्ट कर रही है, उसके बाद फिर वो उसका हाई तोड़ रही है, उसके बाद एंट्री लो। ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा ट्रैप इंसान सिर्फ ट्रेंड लाइन पे होता है, क्योंकि ये सिर्फ हवा है। ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन, तो ट्रैप ही वहीं होती है, चीजें सबसे ज्यादा ट्रैप होता है रिटेलर वहां पे। ये सबको मतलब यूट्यूब पे सिर्फ दिखा दिया ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन, अरे ये नहीं दिखाया कि ट्रेंड लाइन पे पूरा अच्छे से ये सपोर्ट लेना है, कहाँ से चीजें चल रही है, ओरिजिन क्या है चीज चलने का, सब बेसिक लॉजिक है, चीजें कहाँ से चल रही है। ये अगर अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन सब बात की बात हो जाती है। ये सारे ब्रेकआउट काम करते ओके हैं। और फिर ओके क्लियर ना सब? हाँ हिमांशु ठीक है, मैं क्लियर है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप लोगों को डाउनलोड करके, आप ट्रेड कीजिए ओके बढ़िया, और फिर मिलते रहेंगे इसमें तो आप अपन। हिमांशु ये F&O की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, अभी आप 2-3 महीने इस पर ट्रेड कर लो आराम से, 2-3 महीने हम्म, जाएंगे मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद अपन एफएनओ का भी करते हैं अच्छे से। हिमांशु एक डाउट है, ओके हाँ बोलिए। हेवी सेलिंग आएगी तो क्या पॉइंट पे बाइंग करने का? ओरिजिन, ओरिजिन विथ अ प्रॉपर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। एक चार्ट खोले, बोलिए। ACI